तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं अभी तक डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में पढ़ा। अब हमारा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो वर्ल्ड है वो बेसिकली किसके चारों तरफ घूम रहा है? आरएनए के अराउंड। एज इट इज मतलब है क्या इसका अगर देखा जाए तो, अगर हम पहले जेनेटिक मटेरियल की बात करें, अभी हम लोगों ने जो लास्ट बात की वो थी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैव जेनेटिक मटेरियल एज डीएनए। लेकिन हम अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए बात करते हैं फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ है अगर वो सबसे पहले इवॉल्व हो रही है तो वो थोड़ी सिंपल होगी, ठीक है, जल्दी जल्दी चेंज होने वाली होगी। और हमारी सारी ये चीज़ों को अगर देखा जाए तो आरएनए ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल करता है, ठीक है। जैसे देखा जाए सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्टैंडर्ड होने का मतलब ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आई, ये कैटलिस्ट का भी काम कर सकता है और अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकता है। ये दोनों चीजें आ गई। तो डबल फंक्शन, पहली बार में हम कोई भी चीज ले तो अगर कोई डुअल फंक्शन कर रही है तो वो हमारे लिए फायदेमंद होती है क्योंकि वो नई नई इवॉल्व हो रही है। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से हम लोगों को अब ये पक्का यकीन हो चुका है कि जो आरएनए है वही पहला जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, और आरएनए में ही कुछ चीज़ें होके, कुछ चेंजेस होके फिर बना होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्योंकि अगर हम देखें तो ये आरएनए है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर इसमें सिर्फ क्या चेंजेस हो जाते हैं, यूरेसिल में, यूरेसिल की जगह थाइमिन लग जाता है एक डीएनए के अंदर, ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। तो ऐसे मान के चलो तुमने एक आरएनए लिया, ठीक है, शुरू में एक आरएनए था, इसके अंदर क्या हुआ, यूरेसिल में कुछ चेंज हुए। अब यूरेसिल में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ 5 जो पोजीशन है इसकी उस पर मिथाइल ही तो लगाना है, ठीक है। तो एक छोटा सा चेंज है, उसको चेंज करके थाइमिन बन जाएगा। फिर इसकी जैसी एक और कॉपी बनाई और इनको आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करके सिर्फ ज्वाइन करना है तो ये डीएनए हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि आरएनए से पहले, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था, उसके बाद डीएनए इसी पे इवॉल्व हुआ है। और क्योंकि डीएनए जो है कंपैरेटिवली स्टेबल है, इसीलिए अब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है रेप्लिकेशन। हम स्पेसिफिकली डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे वो रेप्लिकेट करता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होने के बाद अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, यही चीज़ें थी। और एक और था, क्या चीज़ थी, एक्सप्रेस हो गया, स्टेबल हो गया, रेप्लिकेट करना चाहिए और थोड़े से म्यूटेटेबल होना चाहिए कि अपने अंदर कुछ चेंजेस को वो अलाउ कर सके, ये चारों चीज़ें थी। तो इसमें से रेप्लिकेट करना, एक्सप्रेस करना, ये दोनों, इसके लिए सेंट्रल डॉगमा था हमारा। सेंट्रल डॉगमा कहता है कि डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके एक और डीएनए बना सकता है, जिससे फिर आरएनए बनता है, स्पेसिफिकली एमआरएनए, और फिर यहाँ प्रोटीन बनता है, ठीक है, जिसमें से इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए टू प्रोटीन को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए से दोबारा डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। ये रेप्लिकेशन कब होता है, जब एक सेल से, एक मदर सेल है, फादर सेल नहीं बोला जाता, मदर सेल ही बोला जाता है, इससे प्रोजेनी सेल्स बनते हैं, ठीक है। प्रोजेनी सेल्स एक से दो बनेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये माइटोसिस हो सकती है और ये मियोसिस भी हो सकती है, ठीक है। दोनों में ही जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो होता है। अब हम लोग स्पेसिफिकली चलो पहले माइटोसिस में देख लेते हैं। माइटोसिस में हमारे पास ये इस तरीके का, पहले तो सिंगल होता है, ये डबल हो जाता है, ठीक है। डबल होने के बाद फिर ये एक एक कॉपी जो दोनों डॉटर हैं वो ले लेते हैं, तो एक था, एक से हाफ हाफ हो जाता है, इस तरीके से हो जाती है, इस तरीके से ये एक एक कॉपी वापस हो जाती है,
ठीक है, एक एक कॉपी थी, जितनी थी उतनी ही रह जाती है। तो अब ये जो डबलिंग हुई है, यहाँ से एक सिंगल था, सिंगल क्रोमेटेड था, उससे ये जो डबलिंग हुई है, ये डबलिंग कैसे होगी, डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने ही, जिन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, उन्होंने ही ये वॉटसन एंड क्रीक वाला मॉडल दिया था। ठीक है, कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है, और वो कैसे रेप्लिकेट करता है, वो एक सेमी कंजर्वेटिव एक सेकेंड, इसको मैं एक बार कंफर्म करूंगी कि यही है। हम्म हम्म, उन्होंने ही कहा सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव बचाना। ठीक है, कि कोई भी चीज है, ये हमारे पास थी, सपोज हम क्या करेंगे, इसमें से हाफ पुराना रखेंगे और जो हाफ आएगा उसको नया बनाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो सकता था, अगर मेरे पास सपोज करो 2 रुपए थे, ठीक है, 2 रुपीज, आई हैड 2 रुपीज, मुझे अपने 2 बच्चों में बांटने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे 2 और रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर मैं चाहती हूँ कि जितने पैसे मेरे पास हैं उतने ही मुझे अपने 2 बच्चों में भी बांटने हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 बच्चों में बांटना चाहती हूँ तो मुझे पहले 2 रुपए और कमाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो 2 से मैंने डबलिंग कर ली, 4 कर लिया। अब क्या है, ये वाले ओल्ड वाले कॉइन थे सपोज करो, और ये वाले न्यू वाले कॉइन थे। तो एक तो मेरे पास ऑप्शन हो सकता है कि मैं एक को दोनों ओल्ड वाले दे दूं, एक को दोनों न्यू वाले दे दूं, या फिर मेरे पास है एक ओल्ड और एक न्यू, इसको भी एक न्यू और एक ओल्ड दे दो। ठीक है, तो हमारी जो नेचर है वो कुछ इस तरीके का, जो डिवीजन है वो इस तरीके का करती है। ठीक है, जो पेरेंट्स के पास हैं उसको हाफ हाफ किया पहले, फिर जो नया बना है वो भी हाफ हाफ अगला बनाया, और दोनों डॉटर जो सेल्स हैं उन दोनों के अंदर इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, तो देख सकते हो नेचर कितने अच्छे तरीके से इक्वल डिवीजन करती है कि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव नेचर समझ में आया। जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको हम कहेंगे कि वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, अच्छा, अब कोई भी चीज हम सीधे प्रपोज नहीं कर सकते कि ऐसा होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ठीक है, जब तक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव नहीं करोगे तुम्हारी बात को कोई सही नहीं मानेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया मिजल्सन एंड स्टॉल ने। ठीक है, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया। पूरा पूरा नाम देखोगे तो मैथ्यू मिजल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल। ठीक है, नाम थोड़े मुश्किल इसलिए पड़ेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों ने किए हैं, अगर हिंदी वालों ने किए होते तो राकेश, सुरेश, नरेश इस तरीके के नाम आ सकते थे। ठीक है, लेकिन किए दूसरे देश वालों ने, उनके नाम है तो याद रखने पड़ेंगे। ये किया था इन्होंने काम 1958 में। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करेगा कोई ऑर्गेनिज्म को लेगा, क्योंकि हम बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो हमें बायो का कुछ मटेरियल चाहिए। वो इन्होंने लिया ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई क्या है, एसिर्क्सिया कोलाई है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, यूकैरियोट है, जो कि आसानी से हम लोग अपना लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, ई कोलाई को हमने ग्रो किया, ग्रोन ऑन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड पे। ठीक है, बैक्टीरिया है, आप कोई भी बाहर से सॉल्ट्स देते हो तो वो उसको यूटिलाइज करेगा, और यूटिलाइज करके उससे अपने प्रोटीन बनाएगा, अपना डीएनए बनाएगा, सब कुछ चीजें बनाएगा। ठीक है,
तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड उन्होंने अपना मीडियम लिया, ठीक है। अच्छा, अब किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्या प्रॉब्लम है बार बार? एन अमोनियम क्लोराइड पे ग्रो किया। अब यहाँ जो अमोनियम क्लोराइड लिया गया है, इसमें इन्होंने इस नाइट्रोजन को, हम लोगों को हमेशा जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है। मेरा कैमरा भाई क्लियर नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं हो रहा। अपनी मर्जी से हो जाता है, देखो भाग गया। बुक ले लेती हूँ, बुक में शायद थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये लिया इन्होंने 15N। 15N क्यों लिया? नॉर्मल वाला जो N है, नाइट्रोजन है, वो होता है नॉर्मल 14N, ठीक है। इन्होंने लिया 15N। दोनों में फर्क क्या है? ये वाला हैवी है, जैसे तुम लोगों ने हैवी वाटर सुना होगा ना, हैवी वाटर जो बनता है वो H2O नॉर्मल वाला, ये जो हाइड्रोजन है इसका नॉर्मल जो है 1 2 या 1 1 होता है शायद। ऊपर वाला क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास? किसी को नहीं पता? 1 ही होता है। तो 1 के बाद 2 और 3, ये दोनों हैवी वाटर लिए जाते हैं, जिसको हम ड्यूटीरियम और ट्रीटियम बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर हैवी वाटर लिखना है तो वो D2O लिखा जाता है। किसी को कुछ नहीं पता, तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। केमिस्ट्री अपनी देख लो, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? कितने लोग हैं अभी? स्वाति, अमनदीप, खुशबू, सिमरन, सुमैया, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है। पता है मैम, बताया नहीं किसी ने जब। अब क्या रिपीट कर दो? अब तो मैंने आंसर भी बता दिया। मैंने पूछा था हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है या 2 होता है? हाँ, बस यही पूछ रही थी, तब किसी ने जवाब नहीं दिया, छोड़ो। अच्छा, तो हम लोगों ने, जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या किया, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एज लिया मीडियम, ठीक है। और इसमें जो नाइट्रोजन यूज की थी वो ली हैवी वाली नाइट्रोजन। हैवी वाली नाइट्रोजन क्यों ली? ताकि जब हम डिफरेंशिएट करना चाहें किसी चीज से, तो नॉर्मल वाली हाइड्रोजन नाइट्रोजन को इस वाली नाइट्रोजन से इसकी डेंसिटी के बेसिस पे, क्योंकि ये हैवी है ना, जब हम डेंसिटी बेस्ड ग्रेडियंट करना चाहेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे बैठ जाएगा। इसका मतलब जहां जहां ये 15 वाली नाइट्रोजन जाएगी, वहां वहां पे जो हम डेंसिटी करेंगे तो हमारा जो ई कोलाई है वो नीचे आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला डायग्राम। ये डायग्राम देखो, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ए इकोलाई थी, उसको ग्रो कर दिया 15N पे। 15N पे ग्रो करने और इनडेफिनेटली ग्रो किया। इनडेफिनेटली ग्रो करने का मतलब कि अब जो इकोलाई थी उसके अंदर सारा जो डीएनए था वो 15N डीएनए ही था। हमें पता है ना, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जहां जहां नाइट्रोजन थी वहां वहां 15N नाइट्रोजन थी, 15 वाली। तो यानी कि जितना भी ई कोलाई था, ये ई कोलाई ली, उसको ग्रो किया। ग्रो करने के बाद क्या किया, सीजियम क्लोराइड, ये एक मीडियम लेके, जैसे हम लोग एक मिक्सी लेते हैं, मिक्सी में टमाटर डाला और टमाटर में पानी डालते हैं तब मिक्स करते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने क्या किया,
एक ट्यूब ली, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बिल्कुल ऐसी ही होती है, बस इसका ढक्कन सा लगा होता है। इसके अंदर सीजियम क्लोराइड रखा, ठीक है, एक मीडियम की तरह, और साथ में ई कोलाई डाल दी। ठीक, फिर इन्होंने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया, सेंट्रीफ्यूज कर दिया। हाई स्पीड से ऐसे घुमा देते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज बोला जाता है। फिर जब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद रिजल्ट देखा, इन्होंने देखा कि सारी की सारी जो ई कोलाई थी वो एक जगह पे आके उसने बैंड बना लिया, क्योंकि सारी इकट्ठे हो जाएगी। ठीक है, और जितना भी उसकी डेंसिटी है उसके बेसिस पे वो सारी एक जगह आके इकट्ठे हो जाएगी। ठीक है, जैसे दूध बिलोते हैं, दही बिलोते हैं, तो सारा मक्खन जो है वो ऊपर एक लेयर बना लेता है, नीचे का जो बचता है वो एक लेयर बना लेता है, होता है ना, इस तरीके से डेंसिटी के बेसिस पे अपना अपनी अपनी जगह पकड़ लेते हैं। वैसे ही इसने जब सेंट्रीफ्यूज किया तो इस जगह पे जो डीएनए का था, या ये कह लो कि ई कोलाई जो था उसका बैंड यहाँ पे बना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये जो हमारी हैवी वाली थी ई कोलाई, क्योंकि इसके अंदर सारा 15N था, इसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया और इसका मीडियम बदल के इसको कर दिया नॉर्मल 14 पे, नॉर्मल नाइट्रोजन वाले पे। यानी अमोनियम क्लोराइड लिया, लेकिन नॉर्मल वाला, 15 वाला नहीं, जो लाइट वाला, हैवी वाला। ठीक है, कितनी देर रखा, 20 मिनट रखा। 20 मिनट क्यों रखा, क्योंकि 20 मिनट इसकी साइकिल है। 20 मिनट के अंदर जो ई कोलाई है सिंगल से डबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे शुरू में 100 ई कोलाई होंगी तो 20 मिनट के बाद 200 ई कोलाई हो जाएंगी। ठीक, 200 ई कोलाई हो गई, फिर उठा के सेंट्रीफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब जब सेंट्रीफ्यूज किया तो इन्होंने देखा कि वो बैंड जो था, जो यहाँ आ रहा था, इतनी नीचाई पे नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। अब जो बैंड आया वो ऊपर आया, थोड़ा सा उससे ऊंचाई पे। ऊंचाई पे होने का मतलब क्या है, जो जितना भारी होगा वो उतना नीचे बैठेगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर आया, इसका मतलब ये हैवी है और ये लाइट। ठीक, उसके बाद फिर ये वाली ई कोलाई को 20 मिनट के लिए फिर से रखा नॉर्मल वाले मीडियम पे, NH4Cl, और ये 14 वाला है। ठीक है, यहाँ तुम बुक में देखोगे तो यहाँ 20 मिनट्स, यहाँ 40 मिनट्स लिखा हुआ है। ठीक है, ये 40 मिनट्स शुरू से 40 मिनट्स हैं, ध्यान रखना इस चीज को, कि 20 मिनट के बाद देखा तो ऐसा आया, 40 मिनट के बाद देखा तो ऐसा आया, फिर और 60 मिनट बाद देखेंगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, 20-20 मिनट आगे जुड़ते जाएंगे, क्योंकि 20 मिनट के अंदर ई कोलाई अपनी एक साइकिल पूरी पूरी करती है और एक से डबल हो जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? उसके बाद 20 मिनट फिर रखा, 14 वाली पे ही रखा। ठीक है, फिर ई कोलाई को सेंट्रीफ्यूज कर दिया। अब सेंट्रीफ्यूज जब किया तो इन्होंने देखा एक तो बैंड वहीं आया था जहां पिछला वाला आया, ये वाला। ठीक है, लेकिन एक और बैंड आया जो ई कोलाई सेटल हुई, वो ना इस जैसी थी ना इस जैसी थी, वो और ज्यादा लाइट थी। दिख रहा है? तीनों डिफरेंस कर सकते हो, एक सबसे नीचे, एक उससे ऊपर, और अब जो आए वो दो बैंड आए, और एक जो पिछले वाले जैसा था और एक उससे भी लाइट। ठीक है, अब यहां से क्या पता चलता है, शुरू में ये चीज हमें पता है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, इतना सबको पता है। दो स्ट्रैंड थे, सब में 15 वाली थी, ये देखो दो स्ट्रैंड थे और रेड कलर के थे, रेड कलर 15 वाले के लिए शो किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट के लिए रखा, और अब इंटरमीडिएट वाली, ये तो 14-14 वाले की डेंसिटी है, ये 15-15 वाले की है, ये जो डेंसिटी है ये 15 और 14 का मिक्स है। इसका मतलब इस वाले से दो बने, और दोनों के दोनों, ये दोनों दोनों की डेंसिटी एक जैसी है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग बैंड नहीं बने, दोनों एक जैसे बैंड बने। एक जैसे बैंड बनने का मतलब सारे जितने भी कोलाई हैं उनमें सभी में एक जैसा डीएनए है। अब वो एक जैसा डीएनए कैसा है, वो ना तो 15 जितना डार्क है या हैवी है, ना वो 14 जितना लाइट है। तो यानी कि उसमें क्या है, एक 14 है एक 15 है, एक 14 है एक 15 है। जबकि यहाँ क्या था, 15 था और हमने दिया जो है उसको 14 दिया, सॉरी यहाँ 15। यानी कि जब इसने रेप्लिकेशन शुरू किया होगा, ये अलग गया ये अलग गया,
एक 14 इसने ले लिया, एक 14 इसने ले लिया, ठीक है, तब कहीं जाके ये दोनों स्ट्रैंड एक जैसे बनेंगे, ठीक। उसके बाद फिर 14 दिया 20 मिनट के लिए, 14 14 नाइट्रोजन दे दिया। अब क्या हुआ, ये दोनों फिर अलग हो गए, 14 वाला अलग, एक 14 वाला हो गया, एक 15 वाला हो गया, ऐसे यहाँ पे भी एक 14 वाला हो गया और एक 15 वाला हो गया, ठीक है। नए जो आए वो तो 14 14 आ रहे हैं। अब देखो, एक 14 15, एक 14 15, यानी कि ये वाला जो मिडल वाला बैंड है आया, और दूसरा बना ये वाला 14 14 14 14, जिसकी डेंसिटी इससे हल्की है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, जो मिज़ल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से पता चला कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो सेमी कंजर्वेटिव मोड में रेप्लिकेट करता है। कैसे करता है, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करता है, नए स्ट्रैंड्स उससे बनाता है, नए स्ट्रैंड्स जो बनते हैं वो नए बनते हैं हाफ हाफ, और उसके बाद इनको वो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ेंगे फिर, या जल्दी से एक एनसीईआरटी की रीडिंग दे देती हूँ कि मैथ्यू मेजल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1958 के अंदर। ई कोलाई को ग्रो किया, NH4Cl पे 15 वाला यूज किया, ठीक है, ताकि सिर्फ यही नाइट्रोजन सोर्स किया ताकि सारे जितने भी डीएनए हैं उन सब के अंदर ये वाला इनकॉर्पोरेट हो जाए, ठीक है। रिजल्ट हुआ कि सब इनकॉर्पोरेट हो गया, नए वाले जितने भी डीएनए बने सब के अंदर ये चला गया। अब इस हैवी वाले को हम लोग आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते थे, डिफ्रेंशिएट कर सकते थे नॉर्मल डीएनए से। कैसे? सेंट्रीफ्यूज करके। सेंट्रीफ्यूज किस में करना है? जो मीडियम है वो रखना है तुम्हें सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। ये जो इस तरीके से यहाँ चीजें जो सोल्यूशन ले रहे हो उसमें डेंसिटी के बेसिस पे चीजें अलग अलग हो जाती हैं, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। डेंसिटी के बेसिस पे, और ये इसीलिए डेंसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ध्यान रखना ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी यूज नहीं की गई है। उसके बाद इन्होंने ट्रांसफर कर दिया एक मीडियम पे जिसमें नॉर्मल था, ये वाला स्टेप बताया, और उसके बाद सैंपल लेते रहे, 20-20 मिनट के बाद सैंपल लेते रहे, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से डीएनए निकाला, और डीएनए निकालने के बाद उनको सेंट्रीफ्यूज करके देखते रहे कि इसकी जो भी डेंसिटी है वो कहाँ पे आ रही है। तो 20 मिनट बाद जो देखा उनके पास सिंगल बैंड आया, जबकि 40 मिनट के बाद देखा तो दो बैंड्स आए, एक मीडियम डेंसिटी वाला और एक लाइट डेंसिटी वाला। और इस तरीके से यहाँ से प्रूफ हुआ कि डीएनए जो है वो जब भी डिवाइड करता है तो पेरेंटल डीएनए का हाफ दोनों में जाता है, और जो न्यूली सिंथेसाइज है वो भी हाफ हाफ दोनों में जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है, अगर 80 मिनट के लिए अलाउ कर दें तो तुम लोगों को लाइट और हाइब्रिड डेंसिटीज का कितना आएगा? सोचो, इनका रेशियो निकालना है। व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी मॉलिक्यूल्स? देखो, सपोज करो तुम्हारे पास शुरू में ये था 15 15, ठीक है, 20 मिनट रखा, 20 मिनट के बाद दो बैंड आए, एक 15 एक 14, एक 15 एक 14, फिर 40 मिनट रखा, तुम्हारे पास चार हो गए, जिनमें से दो होंगे 15 14 वाले और दो होंगे 14 14 वाले, ठीक है। फिर इसका 20 मिनट बाद 60 मिनट पे देखोगे, तब दो चार, चार के हो जाएंगे आठ, आठ में से दो ऐसे होंगे जो 15 14 वाले होंगे, और बाकी के जो छह होंगे वो 14 14 वाले होंगे, क्योंकि अब तो तुम उसी मीडियम पे ग्रो करते जा रहे हो ना। 60 के बाद ये आया 80 मिनट, ठीक है। 80 मिनट बाद तुम्हारे पास 8 दूनी 16, 16 हो चुके होंगे, और 16 में से अब भी दो ही ऐसे होंगे जो 15 14 होंगे, और बाकी के जो 14 होंगे वो 14 14 होंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? क्योंकि 15 जितना था शुरू में, जितना था वही रहेगा, आगे कितना भी बार डिवाइड कर लो 15 के स्ट्रैंड्स तो दो ही रहेंगे ना, और नया 14 बन रहा है तो दो ही स्ट्रैंड्स ऐसे होंगे जिनके अंदर 15 14 ये इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला आएगा। इसका मतलब यहाँ जो रेशियो निकलेगा, अगर प्रोपोर्शन निकालोगे तो वो होगा 7:1।
दो इसीलिए रहेंगे बच्चे क्योंकि ये 15 तो नया आ ही नहीं रहा ना कहीं से, हमने जो अब मीडियम रखा हुआ है, जो हम इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो तो 14 वाली कर रहे हैं। 15 वाली कहाँ से आएगी? 15 वाली तो जो पेरेंटल में थी, बस वो विरासत में मिली चली आ रही है और वही रहेगी। नया 15 कहाँ से आएगा? ठीक है, मीडियम हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ 14 वाला प्रोवाइड कर रहे हैं। हम नई नाइट्रोजन जो भी उसको दे रहे हैं उसका डीएनए बनाने के लिए, हम 14 वाली दे रहे हैं, इसीलिए नए नए जो भी बनते जाएंगे वो सब 14 वाले ही बनेंगे। ठीक है, 15 वाले दो थे और दो ही रह जाएंगे। ठीक है, दो वाले इंटरमीडिएट और बाकी के सारे जो हैं वो लाइट डेंसिटी वाले। ऐसी ही चीजें यूज की गई बाद में, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज करके भी की गई थी ताकि पता चल सके कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ये किया था विसिया फेबा, जो बीन्स हैं हमारी, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर किया गया था। टेलर एंड कलीग्स ने 1958 में ही ये किया था। और यहाँ से भी पता चला कि डीएनए जो क्रोमोसोम्स में होता है वो रेप्लिकेट करते हैं सेमी कंजर्वेटिवली। सेमी कंजर्वेटिवली का मतलब कि अगर ये है, इसको नया किया, जो भी होंगे वो हाफ पुराना वाला रखेंगे और हाफ नया वाला रखेंगे। ठीक है, और ये दोनों फिर हाफ हाफ हो जाएंगे। इस तरीके से पेरेंट्स के अंदर चले जाएंगे ताकि एक पुराना एक नया, एक पुराना एक नया जाए किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, 26 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट मेरे पास बाकी हैं। मुझे नहीं लगता डीएनए रेप्लिकेशन वाला ये जो मशीनरी एंड एंजाइम है ये पूरा हो जाएगा। स्टार्ट कराऊं या ना कराऊं? सब रख के चले गए हो क्या? अनम्यूट करो और जवाब दो। मशीनरी एंड एंजाइम ये नहीं दिख रहा? एनसीईआरटी। अच्छा तो बेटा समय, ये तेरे नेटवर्क में इशू है। नेटवर्क इशू है। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा 15 मिनट के अंदर। या फिर एक काम करते हैं, दोबारा मीटिंग मीटिंग जो है दोबारा जब होगी स्टार्ट तो दोबारा ज्वाइन कर लेना सब 2 मिनट के अंदर ही। ठीक है, चलो। मशीनरी एंड एंजाइम, अब हमने ये तो देख लिया कि डीएनए जो है वो एक पुराना रहता है एक नया लगता है जब भी डिवाइड होता है तो। लेकिन इसमें कौन सी मशीनरी होती है, कौन से एंजाइम होते हैं, यानी ये डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली जो हो रहा है वो किस तरीके से होता है। लिविंग सेल्स में हम लोगों को सेट ऑफ एंजाइम्स चाहिए क्योंकि हमें पता है बायोलॉजिकल जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उनके अंदर एंजाइम्स चाहिए होते हैं। मेन एंजाइम अगर यहाँ देखा जाए तो हमारा होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है, 5-5 नंबर में पूरी चीजें आ जाती हैं। डीएनए पॉलीमरेज नाम से पता चलता है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज मतलब जो पॉलीमर बनाएगा। और पॉलीमर कैसे बनते हैं? एक यूनिट को दूसरी यूनिट से जोड़ते जाओ, पॉलीमर बन जाएगा। यही होता है। ठीक है, सिंगल होता है उसको मोनोमर कहते हैं। दो हो गए डाइमर हो गया, तीन हो गए ट्राइमर हो गया, ठीक है, 8 हो गए ऑक्टामर हो गया, बहुत सारे हैं तो पॉलीमर बोला जाता है। इसी तरीके से बोलते हैं हम लोग। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या कर रहा है? ये पॉलीमराइज कर रहा है, यानी यूनिट्स आती जाएंगी और ये इनको आपस में जोड़ता जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास ये है एक डीएनए, ऐसे नहीं, हम ये वाला डीएनए बनाते हैं। हमारा एक्चुअल डीएनए ऐसा होता है। ठीक है, अब ये जो कॉइल्ड वाला पोर्शन है इसमें जो कोई भी एंजाइम आएगा वो कहाँ पे आके अटैच करेगा?
तो उसके लिए एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरी। ओरी क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये हर किसी डीएनए के अंदर फिक्स होता है कि ये कौन सी जगह है। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कहीं जाके फिट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? साइट ऑफ इनिशिएशन, यानी ये वो साइट है जहां से आके डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और सबसे पहले ये यहाँ पे फिर शुरू होगा रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सपोज करो ये यहाँ से, ये वाली साइड है, यहाँ से ये ओपन होना चालू होगा। अब देखो, कोई भी ऐसे धागा आपस में लिपटा हुआ होता है, उसको जब ओपन करते हैं तो पिछला धागा ऐसा ही रह जाता है और आगे जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाता है। ऐसे हो जाएगा, दो अलग अलग धागे अलग अलग हो गए, दिख रहे हैं सबको? ये वाले की तरह ये आगे पूरा लिपटा हुआ है और ये वाला इसको मैंने अलग कर दिया। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है आई होप। पूरा का पूरा डीएनए एक बार में अलग नहीं होता कि ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में जैसे जुड़े हुए हैं, हम सोचें कि पूरा धागा एक बार में एक सिरे से लेके दूसरे तक खोल दिया, तो ऐसा नहीं होता। ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन खुलता रहता है और आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। अब यहाँ पे देखो, जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका एक बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम है कि ये जो ऐड कर सकता है, ये एक ही डायरेक्शन में ऐड कर सकता है और वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, यानी ये जो बॉन्ड बना सकता है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में बना सकता है। अब सपोज करो हमारे पास ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड उसकी एंटी पोलैरिटी होगी, ऑपोजिट होगा ना, इधर 3 है तो इधर 5 होगा, इधर 5 है तो इधर वाला 3 प्राइम होगा। ठीक है, ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है ये बना सकता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब सपोज करो इसके अगेंस्ट जो बनेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा, इधर 5 है तो इधर क्या बनेगा? 3, और इधर 3 है तो इधर क्या बनेगा? इधर बनेगा 5 प्राइम। और इसी तरीके से ये वाला जो बनेगा, इसके ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड, ये बनेगा 3 प्राइम और ये बनेगा 5 प्राइम। अब मेरा जो डीएनए है, वो एंजाइम है, वो यहाँ ऐड है, इस जगह पे आके वो चिपक गया है। वो इस वाले केस में यहाँ से यहाँ न्यूक्लियोटाइड लगाएगा, फिर बॉन्ड बनाएगा, फिर अगला न्यूक्लियोटाइड लाएगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से एक एक न्यूक्लियोटाइड लगाता जाएगा और बॉन्ड बनाता जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आगे खुलता रहेगा और ये इस तरीके से आगे काम करता रहेगा। ये देखो, ठीक है, लेकिन इस केस में देखो, यहाँ पे इस वाले केस में जो एंजाइम है वो इस डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं आपस में जोड़ता जाएगा। एक मिनट बच्चों, मैं अभी आ रही हूँ।